नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो है गणित शिक्षा शास्त्र से अध्याय 5 गणित में मूल्यांकन से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप जो है अपने बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है दबाइए, जिससे आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए हम प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न एक है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन एक है एकांकी, दो है सतत, तीन है उपयोगी, चार है अनुपयोगी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है दो, सतत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मूल्यांकन का सोपान नहीं है? तो यहाँ हमें निगेटिव आंसर चुनना है। ऑप्शन एक है अधिगम अनुभव की योजना बनाना, दो है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, तीन है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, चार है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन चार हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न तीन है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। यहाँ निगेटिव चुनना है। तो एक है आसान स्तर, दो है विश्वसनीयता, तीन है वैधता, चार है व्यापकता। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है एक होगा आसान स्तर। आगे है, निम्न में से कौन मूल्यांकन की एक प्रविधि है? अब बताना है इसमें मूल्यांकन की प्रविधि कौन है। एक है लिखित परीक्षा, दो है मौखिक परीक्षा, तीन है प्रयोगात्मक परीक्षा और चार है ये सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन चार हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। ऑप्शन एक प्रश्नावली, दो है साक्षात्कार, तीन है पड़ताल सूची और चार है ये सभी। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन चार ये सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन किसका है? तो एक है गुड्स का, तीन है डंडेकर का, दो है डंडेकर का, तीन है स्किनर का, चार है जीन पियाजे का। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक हो जाएगा गुड्स का। 7 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए यहाँ जो है निगेटिव चुनना है। तो ऑप्शन एक है पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, दो है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, तीन है नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, चार है बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन दो हो जाएगा बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना। अब है प्रश्न 8, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? ऑप्शन एक है शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, दो है बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, तीन है उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, चार है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है चार हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन क्या है? एक है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना, दो है विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना, तीन है एक एवं दो दोनों, चार है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक हो जाएगा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। आगे है बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? एक है व्यापक मूल्यांकन, दो है सतत मूल्यांकन, तीन है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, चार है व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन एक हो जाएगा व्यापक मूल्यांकन।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गणित में मूल्यांकन की एक तकनीक नहीं है। तो इसमें तकनीक जो नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन 1 है प्रेक्षण तकनीक, 2 है अनुसूची, 3 है साक्षात्कार और 4 है इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विचार विमर्श का महत्व है। 1 है लिखित परीक्षाओं में, 2 है मौखिक परीक्षाओं में, 3 है प्रयोगात्मक परीक्षाओं में और 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, मौखिक परीक्षाओं में। आगे है, छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। 1 मापन, 2 मूल्यांकन, 3 लिखित परीक्षा, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 होगा, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है। ऑप्शन 1 है 4, 2 है 6, 3 है 8, 4 है 10। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, 8। ऑप्शन 3 8। प्रश्न 15 है, निम्न में से कौन प्रयोजन विधि का एक सिद्धांत नहीं है। हमारा निगेटिव प्रश्न है। 1 है क्रियाशीलता, 2 है वास्तविकता, 3 है उपयोगिता, 4 है मूल्यांकन। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, मूल्यांकन। आगे है, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त हो। 1 है पर्याप्त हो, 2 है परिपक्वता के अनुकूल हो, 3 है संतोषप्रद हो, 4 है उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 17 नंबर प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 1 है सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, 2 है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, 3 है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद और 4 है उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्तरों पर। आगे है, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप ऑप्शन 1 है पूर्णतः सहमत है, 2 है आंशिक रूप से सहमत है, 3 है सहमत नहीं है, 4 है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए बताइए उत्तर। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, पूर्णतः सहमत है। अब है प्रश्न 19। प्रश्न 19 है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है। ऑप्शन है 1 मापनी संबंधी, 2 है मूल्यांकन संबंधी, 3 है अधिगम संबंधी, 4 है सांख्य विधि संबंधी। तो चलिए बताइए उत्तर। ऑप्शन 1 हो जाएगा, मापन संबंधी। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी है। 1 है विश्वसनीयता, 2 है वैधता, 3 है वस्तुनिष्ठता और 4 है कठिनाई स्तर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 1 होगा, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 अंकों की एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है। प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन 1 है
वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुँचे और सही उत्तर पर पहुँचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। दूसरा है, वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करे। 3 है, वह विद्यार्थियों को एक दूसरे से उत्तरों की जांच करने दे। 4 है, वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांच करें। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, वह जो है प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों को जांच करें। तो इस तरह से ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ए है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। बी है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। सी है, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। और डी है, शिक्षार्थी मीटर यानी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहले सी, उसके बाद बी, तब ए, तब डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। ऑप्शन 1, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। 2, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। उसके बाद से ऑप्शन 3 है, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। 4 है, 6 अंकों तक गणना करना। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ठीक है, अब है 24 नंबर प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयां पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। 1 है, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप। 2 है, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाले छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। 3 है, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरे तरफ मीटर हो। 4 है, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग और व्यकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विधियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक है। ऑप्शन 1, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली सक्रिय की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। दूसरा है, सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। तीसरा है, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना। 4 है, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। तो अब क्या हो जाएगा? गलत, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन जो है 1, सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है।
तो ये पट्टी जो है देखिए 1/2, यहाँ जो है 4 हिस्सा है जिसमें एक कलरिंग है, 1/4 हो जाएगा, 1/8। तो उपरोक्त गतिविधि जो है डैश है। तो ऑप्शन 1 है विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, 2 है विषय वस्तु पश्च गतिविधि, 3 है समय की बर्बादी, 4 है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 4 हो जाएगा विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। अब है प्रश्न 27। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन में सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए ऑप्शन 1 है विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, 2 है चौक और टॉप पद्धति का प्रयोग करेगा, 3 है कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा, 4 है सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। अब है प्रश्न 28। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न डैश की मांग करते हैं। 1 है संकेतों और चित्रों के ज्ञान, 2 है कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, उसके बाद से 3 है तथ्यों नियमों सूत्रों के ज्ञान, और 4 है एल्गोरिथ्म के ज्ञान। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। ठीक है। अगला प्रश्न है राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण पर है। तो ऑप्शन 1 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 3 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 4 है संवेदिक अवस्था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन 1 है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है, 2 है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है, 3 है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है, और 4 है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 2। ऑप्शन 2 होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2 निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसके केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है वेन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वेन हिले के ज्यामितीय विचार के डैश स्तर पर है। तो देखिए ऑप्शन 1 है औपचारिक निगमन, 2 है चाक्षुषीकरण, 3 है विश्लेषण और 4 है अनौपचारिक निगमन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा चाक्षुषीकरण। अगला प्रश्न है एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है। वे है ऑप्शन 1 कमजोर गति कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल,
ऑप्शन 2 है कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। 3 है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। और 4 है कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। तो चलिए बताइए उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। अब चल है अगला प्रश्न। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। दूसरा है उनकी गणित की कॉपी में कागजों यानी पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयानों यानी पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है। तो ऑप्शन 1 है अधिगम के लिए मूल्यांकन, 2 है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, 3 है अधिगम के अंत में मूल्यांकन और 4 है अधिगम का मूल्यांकन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 अधिगम के लिए मूल्यांकन है। ठीक है। अब है अगला प्रश्न। कक्षा 2 के व्यकलन यानी घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। देखिए ये चित्र है। इस अभ्यास का उद्देश्य है तो 1 है संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना, 2 है संकलित मूल्यांकन, 3 है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, 4 है मस्तिष्क का गणितीकरण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों में कुल कितने आयत हैं। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। तो 1 है शिक्षार्थी के ज्ञान की, 2 है शिक्षार्थी के समझ यानी बोधगम्यता की, 3 है शिक्षार्थी की सृजनता की, 4 है शिक्षार्थी की याद करने की शक्ति की। तो क्या होगा इस प्रश्न के उत्तर। ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा शिक्षार्थी की समझ बोधगम्यता की। ठीक है। अगला प्रश्न है कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ऑप्शन 1 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, 2 है गुणन के गुण धर्म क्रय गुण और समूह गुण, 3 है गुणन पर आधारित शब्द समस्या, 4 है 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा गुणन के गुणधर्म क्रय गुण और समूह गुण। ठीक है। अगला प्रश्न है भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। ऑप्शन 1 सोचने के उच्च स्तर को, 2 विश्लेषणात्मक सोच को, 3 त्रिविमीय यानी आकाशीय सोच को और 4 सोचने के निम्न स्तर को। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा सोचने के निम्न स्तर को। अब है अगला प्रश्न। कक्षा जो है 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है। तो छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा 336,
फिर 336 और उसके बाद से मुंबई जो है 127, इधर दिल्ली। अब दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप है। तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? तो ऑप्शन 1 है छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। 2 है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। ऑप्शन 3 है छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। और 4 है छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। अगला प्रश्न है निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। अब यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? तो 1 है गिन तारा अबेकस पर संख्याओं की स्थिति। 2 है स्थानीय मान की अवधारणा। 3 है दहाई और इकाई की तुल्यता। 4 है गणितीय खेल। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, स्थानीय मान की अवधारणा। अगला प्रश्न है जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? तो 1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। 2 है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। 3 है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। 4 है सममिति की अवधारणाएं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। अगला प्रश्न है भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। तो यह गतिविधि जो है डैश में शिक्षक की सहायता कर सकती है। ऑप्शन 1 है शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने। 2 है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने। 3 है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। 4 है शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। अगला प्रश्न है प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। ऑप्शन 1 अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। 2 है सामान्य त्रुटियों को पहचानना। 3 है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। 4 है विद्यार्थियों के ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। अगला प्रश्न है कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन 1 वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। 2 है वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। 3 है वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। 4 है वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व
विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। अगला प्रश्न है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। 2 है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। 3 है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। 4 है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है 4, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला प्रश्न है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? 1 है अनुप्रयोग, 2 है ज्ञान, 3 है समझ या बोध और 4 है रचना या सृजन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, रचना या सृजन। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक गणित के समप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? तो ऑप्शन 1 है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, 2 है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, 3 है एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, 4 है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं ऑप्शन 1 स्तर 1 विश्लेषण, 2 स्तर अनौपचारिक निगमन और 3 स्तर 3 अनौपचारिक निगमन और 4 स्तर 0 मानसिक चित्रण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्तर 0 मानसिक चित्रण। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? 1 है मोतियों की माला, 2 है बिंदु शीट यानी डॉट पेपर, 3 है गेंद तारा, 4 है द्विमुखी पटल यानी काउंटर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बिंदु शीट यानी डॉट पेपर। अगला प्रश्न है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1 है प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, 2 है प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, 3 है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, 4 है प्रतिचित्रण का गणित में कोई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? 1 है जियो बोर्ड, 2 है मोती और माला, 3 है ग्राफ पेपर, 4 है गेंद तारा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जियो बोर्ड। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? 1 है टेलर का गेंद तारा, भिन्न का कीट, संख्या चार्ट,
2 है संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, 3 है टेलर का गिनतारा, 3 है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड और 4 है कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। अगला प्रश्न है संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? तो 1 है वर्गीकरण प्रतिवर्त्यता अनुपातिक विवेचन, 2 है पंक्तिबद्धता प्रतिवर्त्यता अनुपातिक विवेचन, 3 है पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन, 4 है पंक्तिबद्धता वर्गीकरण प्रतिवर्त्यता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन 2 हो जाएगा पंक्तिबद्धता प्रतिवर्त्यता अनुपातिक विवेचन। तो चलिए इस वीडियो का हमारा जो है अंतिम प्रश्न था। फिर इसी प्रकार के जो है प्रश्नों का वीडियो लेकर मैं इसी प्रकार के प्रश्न जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। फिर मैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्न को लेकर आऊँगा। तो अब हम चलते हैं और चलते चलते आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं।